अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, उसका नाम है रिट्रीविंग लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब देखो, जब भी हम आइडेंटिटी कॉलम के साथ काम करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी कॉलम मतलब जब हम ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम के साथ काम करते हैं, मतलब एक ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली वन वन इंक्रीमेंट करके वैल्यू इंसर्टेड होती है। ठीक है, मतलब मोस्टली हम आईडीज को, स्टूडेंट आईडी हो, एम्प्लॉय आईडी हो या रोल नंबर वगैरह हो, इसको हम क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं। तो अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर, अक्सर सॉफ्टवेयर्स के अंदर, अक्सर एप्लीकेशंस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कि जो भी हमने लास्ट वैल्यू इंसर्ट की है उसकी आईडी क्या है, मतलब लास्ट आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू अगर हमें गेट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं अपने टेबल में से। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू, ठीक है, मतलब जो लास्ट आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू होती है, जब भी उसको रिट्रीव करने की बात करते हैं, उसको गेट करने की बात करते हैं, तो हमारे पास तीन फंक्शंस अवेलेबल है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयर आर थ्री फंक्शंस टू गेट द लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू इन एसक्यूएल सर्वर। तीन फंक्शंस हैं जो कि एसक्यूएल सर्वर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। क्यों? ताकि हम आइडेंटिटी कॉलम की जो लास्ट जनरेटेड वैल्यू है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास स्कोप आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो स्कोप आइडेंटिटी ये फंक्शन है। फिर दूसरा हमारे पास है एट आइडेंटिटी, ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है आइडेंट करंट। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। तो देखो, ये तीनों फंक्शंस किसके साथ काम करते हैं, आइडेंटिटी कॉलम के साथ काम करते हैं। और इन तीनों फंक्शंस के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, मतलब इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज कॉमन ये है कि ये हमारे आइडेंटिटी कॉलम की लास्ट जनरेटेड वैल्यू हमें गेट करके देती है। मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये तीनों फंक्शंस आइडेंटिटी कॉलम के साथ काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये हमारे टेबल के, ठीक है, ये जो हमारे टेबल के अंदर सबसे लास्ट वैल्यू होती है जो हमें आइडेंटिटी कॉलम जनरेट करके देता है, वो ये तीनों फंक्शंस हमें गेट करके देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, इरफान। ठीक है, तो ये जो तीनों फंक्शंस हैं इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि ये आपके टेबल के अंदर जो लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू है, जो लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू जनरेट हुई है, ये तीनों फंक्शंस उसको गेट करके देंगे। लेकिन इन तीनों फंक्शंस के अंदर डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, और यही डिफरेंसेस इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, जब आपके पास तीनों चीजें सेम है तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है ये तो लाजमी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर इंटरव्यूज के अंदर इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं जिनमें आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, मतलब आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास ये तीनों फंक्शंस हैं, इन तीनों का काम क्या है, लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू जनरेट करके देना। ठीक है, तो फिर इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, यही इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है और यही मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता हूं मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं किसका, स्कोप आइडेंटिटी का। ठीक है, तो मैं आ गया हूं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और यहाँ पे देखो मैंने एक अपना डेटाबेस एक्टिव किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, जिसका नाम है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो पहला मैं टेबल बना रहा हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कस्टमर टीबीएल में इसका नाम रख रहा हूँ और इसके अंदर मैं दो कॉलम्स बनाऊंगा। ठीक है, पहला कॉलम होगा आईडी। ठीक है, और इसी कॉलम को मैं आइडेंटिटी बनाऊंगा, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट बनाऊंगा। ठीक है, आप इस तरह से भी पास कर सकते हो या फिर आप इस तरह से भी पास कर सकते हो। ठीक है, 1,1। ठीक है, 1 क्या है, आपकी सीड वैल्यू है। ठीक है, मतलब कहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम इंक्रीमेंट वैल्यू कहते हैं, मतलब आपको कितने इंक्रीमेंट करने। मैं कह रहा हूं कि भाई 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी और एक एक इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो इसका मतलब 100 से काउंटिंग स्टार्ट होगी और 100 के बाद वो एक एक इंक्रीमेंट करके इस आईडी कॉलम में इंसर्ट करता जाएगा, मतलब 101, 102, 103 इस तरह। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इस तरह से देना है कि 1 से स्टार्ट हो और 1 इंक्रीमेंट हो तो आपको ये पूरा पोर्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे ऑप्शनल होता है। तो याद रखना, ये जो तीनों फंक्शंस की मैंने बात की है, तीनों चीजों की बात की है, ये इसी आइडेंटिटी कॉलम के साथ काम करेंगे। अगर आपके टेबल के अंदर आइडेंटिटी कॉलम नहीं है
तो आप ये तीनों फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मैं दूसरा यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ नेम। इस कॉलम का नाम रखते हैं और इसकी डेटा टाइप में सेट कर देता हूँ varchar और इसकी लेंथ दे देते हैं 50। ठीक है, इस टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, F5 करता हूं मैं और इस टेबल को क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं अभी आपको टेबल दिखाऊं तो ये टेबल हमारा बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो टेबल हमारा बिल्कुल इस वक्त एम्प्टी है। तो मैं इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट इनटू कस्टमर टीबीएल और फिर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अली। ठीक है, अब देखो आईडी का जो कॉलम है, चूंकि ये आइडेंटिटी है, तो इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली 1 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ कौन से कॉलम में वैल्यू भेज रहा हूँ, इस नेम वाले कॉलम में वैल्यू भेज रहा हूँ। और वैल्यू क्या भेज रहा हूँ, अली। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जैन। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, तो देखो इस वक्त मेरे पास इस टेबल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, मतलब 2 कस्टमर्स हैं, एक अली है और एक जैन है। ठीक है, तो देखो जब मैंने जैन इंसर्ट किया तो जैन की लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू क्या थी, 2। ठीक है, तो अगर मुझे लास्ट जनरेटेड वैल्यू रिटर्न करनी है, गेट करनी है, तब मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा जो कि सबसे पहला फंक्शन है स्कोप आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट यूज करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ स्कोप आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आपने कुछ भी पास नहीं करना, एम्प्टी छोड़ के डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करना है और हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, 2 रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 थी। अगर मैं यहाँ पे आके एक और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अनस यहाँ पे कहता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक और रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, और अब देखो अब हमारे पास इस टेबल के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3, और लास्ट की आईडी क्या है, 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूँ, F5 करता हूँ स्कोप आइडेंटिटी को, तो देखो अब हमें लास्ट जनरेटेड कॉलम आइडेंटिटी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। सही है। अच्छा देखो अभी आप एक चीज नोटिस करो, अभी मैंने अपनी एक ही विंडो ओपन की हुई है। ठीक है, मतलब न्यू क्यूरी करके जो मैंने विंडो ओपन की थी, वो अभी सिर्फ एक ही क्यूरी है मेरे पास, और उस विंडो का नाम क्या है, SQL क्यूरी 1। ठीक है, देखो जब भी हम विंडो ओपन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक कनेक्शन है। ठीक है, SQL क्यूरी 1 क्या है, एक कनेक्शन है जो कि मेरे SQL सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अब देखो इसी विंडो को, इसी कनेक्शन को हम सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अभी मेरे पास मेरे SQL सर्वर डेटाबेस के साथ एक ही सेशन कनेक्टेड है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, SQL क्यूरी 1। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक दूसरा सेशन, एक दूसरा कनेक्शन, एक दूसरी विंडो यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं न्यू क्यूरी पे आता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे SQL क्यूरी 2, अब ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास एक सेकंड कनेक्शन आ गया है। ठीक है, मतलब देखो इसको हम सेट कर लेते हैं, SQL क्यूरी 1 को मैं इधर ले आता हूँ और SQL क्यूरी 2 जो हमारा सेकंड सेशन है, इसको मैं राइट साइड पे ले आया हूँ। ठीक है, मतलब SQL क्यूरी 1 लेफ्ट साइड पे है, SQL क्यूरी 2 राइट साइड पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, देखो ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट कनेक्शन है, इसके अंदर जब मैंने ये स्कोप आइडेंटिटी कॉल किया है, तो ये हमें लास्ट जनरेटेड वैल्यू क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आ जाता हूं अपने SQL क्यूरी 2 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंसर्ट करवाता हूं इसी टेबल के अंदर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं ये एक रो कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई एक हमारे पास कस्टमर है सैफ। ठीक है, इसको मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने कस्टमर टीबीएल के अंदर, और ये कस्टमर टीबीएल कहाँ पे मौजूद है, इसी प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, देखो 1 रो अफेक्टेड। और अब अगर मैं इसका डेटा देखना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट वाली क्यूरी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं F5 करता हूँ, तो देखो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। ठीक है, मतलब सैफ की आइडेंटिटी वैल्यू क्या है, 4। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन अप्लाई करूं, कौन सा, स्कोप आइडेंटिटी, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी पहली विंडो है, पहला सेशन है, पहला कनेक्शन है, जब देखो यहाँ पे मैंने ये वाली क्यूरी, स्कोप आइडेंटिटी वाली क्यूरी एग्जीक्यूट की थी, तो देखो इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया, 3 दिया। लेकिन अगर मैं आ जाऊं SQL क्यूरी 2 में और यहाँ पे अब मैं ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप रिजल्ट देखना,
देखो अब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट दिखा रहा है 4, ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों आपके पास अलग अलग सेशंस हैं। मतलब देखो इस सेशन का रिजल्ट आपको अलग दिखा रहा है, इस सेशन का रिजल्ट क्या दिखा रहा है, आपको 3 दिखा रहा है, क्योंकि इस सेशन के हिसाब से जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, अनस की, और अनस की आईडी क्या थी 3, इसलिए ये लास्ट जनरेटेड वैल्यू इस सेशन के हिसाब से, इस विंडो, इस कनेक्शन के हिसाब से क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं एसक्यूएल क्यूरी 2 में चला जाऊं तो इस कनेक्शन के हिसाब से, इस क्यूरी विंडो के हिसाब से हमारे पास जो लास्ट जनरेटेड वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेफ इंसर्ट किया था, ठीक है। तो मतलब स्कोप आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेम सेशन के अंदर रहते हुए जो भी लास्ट जनरेटेड कॉलम वैल्यू है वो आपको गेट करके देता है, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब सेम सेशन के अंदर जो भी आपकी लास्ट जनरेटेड कॉलम वैल्यू होगी, आइडेंटिटी वैल्यू होगी, वो आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एट आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ एट आइडेंटिटी, और मैंने आपको बताया था ये जो एट आइडेंटिटी है ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, सही है। अब मैं स्कोप आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, एट आइडेंटिटी, ठीक है। और ये अभी मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अपने एसक्यूएल क्यूरी 1 जो मेरा पहला सेशन है, जो मेरा पहला कनेक्शन है अपने डेटाबेस सर्वर के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे F5 करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 3 रिजल्ट दे रहा है। मतलब देखो ये भी हमें वही रिजल्ट दे रहा है जो हमें स्कोप आइडेंटिटी दे रहा था। F5 करते हैं तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम सेशन के अंदर यहाँ पे हमने जो लास्ट वैल्यू इंसर्ट की थी वो थी 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, और दोनों केसेस में 3 दिखा रहा है। मतलब स्कोप आइडेंटिटी के केस में भी 3 दिखा रहा है और एट आइडेंटिटी के केस में भी हमें 3 दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यही वाला कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे जाता हूं अपने एसक्यूएल क्यूरी 2 में, ठीक है, जो मेरा दूसरा यहाँ पे सेशन है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की थी, कौन सी, सेफ वाली, तो इसकी लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू क्या थी, 4। तो जब मैंने यहाँ पे स्कोप आइडेंटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट किया था तो ये क्या रिजल्ट दे रहा था, 4। अब मैं यहाँ पे आके एट आइडेंटिटी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो देखो यहाँ पे भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 4, ठीक है। इसका मतलब स्कोप आइडेंटिटी और एट आइडेंटिटी यहाँ पे सेम सेशन के अंदर काम करते हैं, लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। मतलब अभी तक यहाँ पे देखो कि जो रिजल्ट हमें स्कोप आइडेंटिटी दे रहा था वही रिजल्ट हमें एट आइडेंटिटी दे रहा, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है। देखो इन दोनों के अंदर फर्क समझाने के लिए मैं आता हूं अपने यहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड में, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी स्कोप और एट आइडेंटिटी के दरमियान में डिफरेंस क्या है, इसको समझाने के लिए देखो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम क्या है, कस्टमर टेबल। सपोज करो इसके अंदर मेरे पास 4 वैल्यूज इस वक्त मौजूद है, मतलब 4 कस्टमर्स मौजूद हैं, अली, जैन, अनस और सैफ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जब भी मेरे कस्टमर टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वो रिकॉर्ड किस डेट एंड टाइम में इंसर्ट हुआ है, वो डेट एंड टाइम एक दूसरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे देखो मेरे पास एक दूसरा टेबल है जिसका नाम है कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। और इस कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर आप देखो 2 कॉलम है, एक है आईडी जो कि आइडेंटिटी कॉलम है, और डेट एंड टाइम, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम कैप्चर की हुई है, और ये जो डेट एंड टाइम वाला कॉलम है इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप है डेट टाइम, ठीक है। और जब भी आप डेट टाइम डेटा टाइप किसी भी कॉलम को देते हो तो इसका मतलब आप उसके अंदर डेट और टाइम दोनों सेट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब मैं चाह रहा हूं कि जब भी मैं अपने इस कस्टमर टेबल के अंदर कोई भी कस्टमर इंसर्ट करूंगा तो वो कस्टमर जिस डेट एंड टाइम पे इंसर्ट हुआ है वो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली कहां पे इंसर्ट हो जाए, इस कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। और ये काम मैं कैसे करूंगा, ये काम मैं करूंगा ट्रिगर्स की मदद से, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रिगर का, हमारी इसी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर मौजूद है, ठीक है। अगर किसी को ट्रिगर्स के बारे में नहीं पता तो ट्रिगर की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने ट्रिगर को डीप में और डिटेल में समझाया हुआ है। तो देखो ट्रिगर की मदद से मैं क्या करूंगा, ट्रिगर की मदद से मैं जब भी अपने कस्टमर टेबल के अंदर कोई भी कस्टमर इंसर्ट करूंगा तो कस्टमर इंसर्ट करते वक्त जो भी डेट एंड टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली कहां पे इंसर्ट हो जाएगा, मेरे इस कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी स्कोप और एट आइडेंटिटी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिगर का यूज करूंगा, तब जाके आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपनी फर्स्ट विंडो में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि है हमारी एसक्यूएल क्यूरी 1, ठीक है। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ,
यही कस्टमर डिटेल्स वाला, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूं कस्ट डिटेल्स, ठीक है। और इसके अंदर दो कॉलम्स में बनाऊंगा, ठीक है। पहला कॉलम होगा आईडी जो कि आइडेंटिटी होगा, और इसके बाद मैं अपने दूसरे कॉलम का नाम रख रहा हूं डेट टाइम, और इसकी डेटा टाइप होगी डेट टाइम, ठीक है। मतलब ये जो है ये मेरे कॉलम का नाम है, और ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये इसकी डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और F5 करके इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। देखो ये टेबल बन चुका है, लेकिन ये टेबल इस वक्त बिल्कुल खाली है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी तक कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। अगर मैं आपको इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो बिल्कुल खाली है। तो इसके अंदर मैं कुछ एक दो रोज इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्यूरी लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स और फिर वैल्यूज, ठीक है। अच्छा देखो, वैल्यूज के अंदर मुझे सिर्फ इस डेट टाइम वाले कॉलम में वैल्यू पास करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन यूज करता हूं, ठीक है। एसक्यूएल का बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है गेट डेट, ठीक है। गेट डेट का फंक्शन क्या करता है, गेट डेट का फंक्शन जो भी आपके सिस्टम में करंट डेट एंड टाइम हो रहा होगा वो गेट करता है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, जो भी करंट डेट एंड टाइम है उसको गेट करके मैं कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, मैं इस कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और F5 करते हैं, ठीक है। तो देखो वन रो इंसर्टेड हो गई यहाँ पे। अगर मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाऊं, ठीक है, F5 करते हैं, तो यहाँ पे देखो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, और आज की जो तारीख है वो है 26 मई, ठीक है। तो 26 मई और इस वक्त 5:23 हो रहे हैं, ठीक है, शाम के। तो यहाँ पे देखो वही टाइम हमें 24 आवर फॉर्मेट के अंदर ये दिखा रहा है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ट्रिगर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब हम ट्रिगर या स्टोर प्रोसीजर के साथ काम करेंगे। देखो ट्रिगर्स की डेफिनेशन क्या है कि ट्रिगर्स हम क्यों यूज करते हैं। देखो ट्रिगर आपके पास एक स्पेशल टाइप का स्टोर प्रोसीजर होता है जो कि ऑटोमेटिकली फायर होता है कब, जब भी आप अपने किसी टेबल में इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो या डिलीट करते हो, ठीक है। मतलब जब भी आप डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रिगर फायर हो जाता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। मतलब स्टोर प्रोसीजर की तरह आपको ट्रिगर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है जब भी आप इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो या डिलीट करते हो, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे ट्रिगर बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्रिएट ट्रिगर की कमांड, और फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करता हूँ tr, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रिगर का नाम रख रहा हूँ इंसर्ट फॉर कस्ट डिटेल्स, ठीक है। कस्टमर डिटेल्स मतलब ये मेरे ट्रिगर का नाम है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रिगर मैंने क्यों बनाया। और अब ये ट्रिगर मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, कौन से टेबल के ऊपर लगाऊंगा, कस्टमर टीबीएल के ऊपर, ये जो मैंने अभी कस्टमर टीबीएल बनाया, ठीक है। और ये ट्रिगर फायर कब होगा, आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। मतलब जब भी मैं अपने कस्टमर टीबीएल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला ट्रिगर फायर हो जाएगा। और इस ट्रिगर के अंदर मैं काम क्या करूंगा देखना, ठीक है। देखो ये बिगिन और एंड में इसकी बॉडी मैंने दे दी, और इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, देखो ये वाली जो लाइन है ना, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं और बिगिन और एंड के बीच में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, देखो मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं अपने इस कस्टमर टीबीएल के अंदर कोई भी रो इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये ट्रिगर फायर हो जाएगा, ठीक है। और जब ट्रिगर फायर होगा तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा सेकंड टेबल है ना, कस्ट डिटेल्स, ठीक है, इसके अंदर जो भी डेट एंड टाइम है, करंट डेट एंड टाइम है, वो हमारे इस कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। मतलब जब भी मैं कोई कस्टमर इंसर्ट करूंगा अपने कस्टमर टीबीएल के अंदर, तो उस वक्त जो भी डेट एंड टाइम होगा वो कहां पे इंसर्ट हो जाएगा, मेरे कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला जो कस्टमर है वो इस डेट एंड टाइम में इंसर्ट किया गया था, ठीक है, सही। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस क्यूरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं F5 करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि हमारे ये जो ट्रिगर है ये बन जाए, ठीक है। F5 करता हूँ तो देखो ये हमारा ट्रिगर बन चुका है, और ये ट्रिगर फायर कब होगा, जब भी मैं अपने इस कस्टमर टीबीएल के अंदर कोई भी रो इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं, अपना ये आपको टेबल दिखाता हूँ, कौन सा, कस्टमर टीबीएल वाला। तो इस कस्टमर टीबीएल के अंदर मेरे पास इस वक्त 4 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। देखो कितने रिकॉर्ड इंसर्टेड है, 4 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। और अगर मैं आपको अपना ये कस्टमर डिटेल्स वाला टेबल दिखाऊं तो इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्टेड है, ठीक है। तो अब आप इसका रिजल्ट देखना, मैं एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ और मैं कहता हूँ आदिल, ठीक है। देखो इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और F5 करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने F5 किया तो देखो यहाँ पे वन रोज इफेक्टेड 2 दफा दिखा रहा है, ठीक है।
ये जो आपको पहले 1 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली रो हमारे पास कहां पे इंसर्ट हुई है? पहली रो हमारे पास इंसर्ट हुई है कस्टमर टेबल के अंदर, ठीक है, और एक रो हमारे पास इंसर्ट हुई है कस्टमर डिटेल्स वाले टेबल में, जिसके अंदर डेट एंड टाइम स्टोर हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, देखो हमारा कस्टमर टीबीएल है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर देखो हमारे पास लास्ट जनरेटेड वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊं कस्टमर डिटेल्स के अंदर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, F5 करता हूं यहाँ पे, तो देखो ये हमें लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना। देखो अब अगर मैं यहाँ पे स्कोप आइडेंटिटी वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो देखो ये हमें लास्ट कॉलम वैल्यू, लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू क्या दिखा रहा है? 5, क्योंकि ये दिखा रहा है सेम सेशन के अंदर, ठीक है। और अगर मैं आपको एट आइडेंटिटी की वैल्यू दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे F5 करता हूं, तो देखो अब ये क्या दिखा रहा है? ये लास्ट वैल्यू आपको दिखा रहा है 2 क्यों दिखा रहा है एट आइडेंटिटी? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने ट्रिगर बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने ट्रिगर बनाया है मतलब ये एक अलग से एक स्कोप बन चुका है इसी सेम सेशन के अंदर, इसी सेम कनेक्शन के अंदर, सेम विंडो के अंदर, ठीक है। तो जब मैंने स्कोप आइडेंटिटी यूज किया था तो उसने सिर्फ एक सेशन के अंदर जो भी लास्ट जनरेटेड वैल्यू थी वो हमें रिटर्न करके दिखाई। लेकिन जब मैंने एट आइडेंटिटी यूज किया तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रिगर का अलग स्कोप बनाया हुआ था, और इसके अंदर मैं अलग स्कोप के अंदर मैं यहाँ पे अपने कस्टमर डिटेल्स के अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा था, आईडी इंसर्ट कर रहा था। तो एट द रेट आइडेंटिटी ने क्या किया कि सेम सेशन के अंदर जो हमारे पास स्कोप था, ये ट्रिगर वाला स्कोप था, उसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा इंसर्ट किया जा रहा है उसके अंदर जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, मतलब सेम सेशन के अंदर जो स्कोप था, इनसाइड स्कोप था, उसके अंदर जो हमारे पास कस्टमर डिटेल्स के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा था, उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो हमें उसने रिटर्न करके दी है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है आपके पास किसका? स्कोप आइडेंटिटी और एट आइडेंटिटी के दरमियान में, ठीक है। मतलब देखो जब मैंने ये ट्रिगर नहीं बनाया था तब हमारे पास स्कोप आइडेंटिटी और एट आइडेंटिटी सेम रिजल्ट ही दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेम सेशन के अंदर एक दूसरा स्कोप बनाया और उसके अंदर मैं ट्रिगर की मदद से वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूं अपने कस्टमर डिटेल्स के टेबल में, तो इनसाइड स्कोप के अंदर जो भी आइडेंटिटी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे रिट्रीव हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो कस्टमर डिटेल्स के अंदर मैं डेटा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखो कस्टमर डिटेल्स के अंदर जब मैंने ट्रिगर के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाया था तो ये एक ट्रिगर जो था वो एक अलग स्कोप हो गया था। मतलब ये जो हमारा कस्टमर डिटेल्स का टेबल है ये एक सेपरेट स्कोप हो गया है जो उसी सेम सेशन के अंदर था। मतलब ये जो आपके पास कस्टमर डिटेल्स है इसको मैं क्या कह रहा हूं? एक सेपरेट स्कोप कह रहा हूं, एक अनदर स्कोप कह रहा हूं, ठीक है, जो कि सेम सेशन के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो यही वजह है जब मैंने स्कोप आइडेंटिटी यूज किया था तो वो सेम सेशन के अंदर जो भी हमारी लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू थी उसको जनरेट करके दे रहा था, और एट आइडेंटिटी ने क्या किया? उसी सेम सेशन के अंदर जो हमने एक ट्रिगर का अलग से स्कोप बना लिया था जो कि कस्टमर डिटेल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा था, तो एट आइडेंटिटी हमें उसकी लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू जनरेट करके दे रहा था, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है स्कोप आइडेंटिटी और एट आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। इसको जरा आपने अच्छे से समझना है क्योंकि ये डिफरेंस समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं इन दोनों की डेफिनेशंस के अंदर तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप स्कोप आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? स्कोप आइडेंटिटी फंक्शंस रिटर्न्स द लास्ट आइडेंटिटी क्रिएटेड इन द सेम सेशन एंड द सेम स्कोप। इसका मतलब स्कोप आइडेंटिटी क्या करता है? स्कोप आइडेंटिटी हमें लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू जनरेट करके देता है सेम सेशन के अंदर और सेम स्कोप के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो हमारी एक विंडो थी, ये जो हमारा एक कनेक्शन था एसक्यूएल क्यूरी 1 और एसक्यूएल क्यूरी 2, इसी को मैं सेम सेशन कह रहा हूं और सेम स्कोप कह रहा हूं। लेकिन जब मैंने इसी सेम सेशन के अंदर एक दूसरा स्कोप बना लिया था, मतलब ट्रिगर के थ्रू जब मैंने एक दूसरे कस्टमर डिटेल्स के टेबल के अंदर आइडेंटिटी वैल्यू इंसर्ट करवाई थी, तो ये एक अलग से स्कोप बन गया था। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एट आइडेंटिटी। एट आइडेंटिटी में क्या कह रहा है? देखो the at identity returns the last identity created in the same session and in any scope। मतलब any scope भी कह सकते हो आप, another scope भी कह सकते हो कि जब मैंने सेम सेशन के अंदर एक ट्रिगर बनाया था तो इसका मतलब मैंने एक अलग से स्कोप बना लिया और उसी स्कोप के अंदर मैं अपने कस्टमर डिटेल्स वाले टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा था। तो आइडेंटिटी क्या कर रहा था? वो जो सेम सेशन के अंदर जो अलग से एक स्कोप बना हुआ था उसके अंदर जो भी लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू आपको मिल रही है वो हमें गेट करके दे रहा है। कौन? एट आइडेंटिटी, ठीक है।
तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, स्कोप आइडेंटिटी और एटेड आइडेंटिटी में। अब आ जाते हैं अपने लास्ट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और लास्ट फंक्शन है आइडेंट करंट, ठीक है। देखो इन दोनों से सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा इजी टू यूज फंक्शन है आपके पास आइडेंट करंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो एक खास बात क्या है, आइडेंट करंट के अंदर आप टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हो। कौन से टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हो? उस टेबल का नाम जिसकी आप लास्ट आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू गेट करना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब अगर मुझे कस्टमर टेबल का लास्ट वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, तो मैं अपने टेबल नेम में क्या पास कर दूंगा? कस्टमर टीबीएल। और अगर मुझे कस्टमर डिटेल्स का लास्ट वैल्यू पास करनी है तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम क्या पास कर दूंगा? कस्टमर डिटेल्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसी अपनी पहली क्यूरी विंडो के अंदर सबसे लास्ट में आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आइडेंट करंट। और देखो इसके अंदर आपको अपने टेबल का नाम पास करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने टेबल का नाम पास करता हूँ कस्टमर टीबीएल, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखो कस्टमर टीबीएल के अंदर जो मैंने लास्ट वैल्यू इंसर्ट की थी वो आदिल थी, ठीक है। तो आदिल की लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू क्या है? 5 है, तो इसने हमें 5 रिटर्न करके दिया। और अगर मैं यहाँ पे अब चला जाऊं, जो मेरा दूसरा टेबल था जिसका नाम था कस डिटेल्स, ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? 2 रिटर्न कर रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो लास्ट वैल्यू हमने इंसर्ट की थी अपने ट्रिगर की मदद से, तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2 थी। तो आइडेंट करंट ने हमें वही वैल्यू रिटर्न करके दी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आसान और इजी टू यूज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा है? आइडेंट करंट, जिसके अंदर आपको जिस भी टेबल के अंदर लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू गेट करनी है तो वो आप इस फंक्शन जिसका नाम है आइडेंट करंट, उसके अंदर टेबल का नाम पास करके आप गेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि आपके टेबल के अंदर एक ही आइडेंटिटी कॉलम होता है, ठीक है, जो कि हम मोस्टली आईडीज वाले कॉलम को बनाते हैं, जिस तरह से एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो आप जस्ट टेबल का नाम स्पेसिफाई करोगे, वो आपको उस टेबल के अंदर लास्ट आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू गेट करके देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।